नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डीएपी खाद की किल्लत से किस तरह किसान परेशान हो रहे हैं, फिर भी सरकार इसका हल निकालने में नाकामयाब दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार से जब डीएपी खाद पर सवाल किया गया तो उनका कहना यह था कि डीएपी की कहीं कोई कमी नहीं है, यह सिर्फ झूठी अफवाहें हैं। डीएपी खाद की जरूरत के अनुसार स्टॉक उपलब्ध है। इस वीडियो के अंत में हम आपको ये भी वेरीफाई करके बताएंगे कि सरकार की इन बातों में कितनी सच्चाई है। हाल ही में आपने देखा होगा, उचाना हेफड़ की दुकान पर डीएपी के लिए लगी भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज तक करना पड़ा। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की लाठी से किसानों को चोटें आई, लेकिन पुलिस ने इस बात को नकारते हुए कहा कि भीड़ अधिक होने से आपस में धक्का-मुक्की के चलते किसानों को चोट लगी है। वहीं दूसरी ओर महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में डिमांड की तुलना से भी मिली आधी सप्लाई के कारण सैकड़ों किसानों को दिन भर लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी तरह की खबरें हर रोज हमें देखने को मिलती हैं। ये कोई नई ताजुब की बात नहीं है, इस तरह के मामले पहले भी देखे जा चुके हैं। बात करें इससे पहले की तो अटेली में भी एक बड़ा मुद्दा सामने आया था, जिसमें डीएपी न मिलने के कारण किसानों द्वारा एक व्यापारी की खाद लूटने का मामला सामने आया था, जिसमें लोगों ने 74 कट्टे खाद के लूट लिए थे। उस समय भी सरकार ने खाद की किल्लत को नकार कर इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। इस तरह की घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि डीएपी खाद की किल्लत किस तरह किसानों को सता रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिरकार ये डीएपी की किल्लत क्यों आ रही है, क्या इसके कारण हैं, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, सरकार इसके समाधान के लिए क्या कदम उठा रही है और सरकार का दावा कि डीएपी की कहीं कोई कमी नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है। क्या आने वाले दिनों में डीएपी खाद की आपूर्ति होगी या समस्याएं जो कि त्यों बनी रहेंगी। सबसे पहले डीएपी क्या है और ये फसल के लिए क्यों उपयोगी है। डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट एक उर्वरक है जिसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन होता है। यह उर्वरक पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। डीएपी में 40% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन पाई जाती है। डीएपी भारत में यूरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उर्वरक है। डीएपी फसल की बुआई और बुआई से ठीक पहले इस्तेमाल होता है, जिससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं जो फसल का भविष्य तय करती हैं। डीएपी की आपूर्ति, मूल्य और वितरण का जिम्मा भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर विभाग के हाथों में है। बात करें इस विभाग की तो इस विभाग में केंद्रीय मंत्री और उसके साथ सचिव प्रशासक, अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सलाहकार, 4 संयुक्त सचिव और आय सलाहकार होता है। किस देश में आयात करना है, किस देश में निर्यात करना है, मूल्य क्या रखना है और देश में पूर्ण रूप से किस प्रकार वितरित करना है, इस तरह के डीएपी से जुड़े सभी फैसलों के लिए इस कमेटी का निर्धारण किया गया था। इस विभाग का मिशन देश भर के 140 मिलियन किसानों को प्रत्येक फसल मौसम में सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाले उर्वरक की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है और उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। अब बात करें कि डीएपी की किल्लत कब और क्यों आई। रिपोर्ट के अनुसार साल दर साल डीएपी की खपत बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण इसका प्रोडक्शन और उसका मूल्य भी बढ़ता जा रहा था, परंतु ये सब कुछ एक सामान्य स्तर पर हो रहा था। कोविड-19 महामारी आने के कारण लगभग देशों ने लॉकडाउन लगा दिया था, जिसके कारण डीएपी का प्रोडक्शन लगभग पूरी तरह से रुक गया। चीन पूरे वर्ल्ड का लगभग 45% डीएपी निर्यात करता है और चीन में लंबे समय तक लॉकडाउन रहने की वजह से डीएपी के निर्यात पर बहुत ज्यादा असर हुआ। जब परिस्थितियां सामान्य होना शुरू हुई, उस समय चीन ने अपने घरेलू कीमतों को स्थिर रखने और घरेलू आपूर्ति की रक्षा के लिए अक्टूबर 2021 में उर्वरक निर्यात को प्रतिबंध कर दिया। चीन के बाजार से बाहर होने के बाद विश्व को फॉस्फेट की आपूर्ति करने की जिम्मेवारी ओसीपी मोरक्को और सऊदी अरब की माउडेन फास्फेट कंपनी पर आ गई। डीएपी की कमी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतें आसमान को छूने लगी।
कीमतों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चीन के बाजार में रहते हुए डीएपी की कीमत लगभग 580 से 585 अमेरिकी डॉलर प्रति टन थी, लेकिन यह नामात्र की कीमत थी। चीन के निर्यात में वृद्धि होने तक विश्व भर में डीएपी की त्वरित उपलब्धता सीमित थी। चीन के बाजार से बाहर होने के बाद जुलाई 2022 में डीएपी की कीमत 945 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई थी। वहीं पर यूरोपीय संघ ने बेलारूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि बेलारूस ने रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रूस का साथ दिया। भारत के उर्वरक आयात पर इस प्रतिबंध का बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि बेलारूस भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक सप्लायर था। चीन और बेलारूस के उर्वरक आयात रुकने से देश के किसानों के सामने अब खाद का संकट खड़ा हो गया था। रबी की फसल की बुआई शुरू होने को थी, किसान खाद की कमी से जूझ रहे थे। उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसान राज्य सरकारों से गुहार लगा रहे थे। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, इस तरह के अनेकों राज्यों से उर्वरक की बहुत अधिक कमी की खबरें सामने आने लगी। बहुत अधिक जगह पर किसानों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। वहीं कुछ राज्यों की ओर से केंद्र को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लेटर भी लिखे गए। डीएपी की मांग बढ़ने के कारण इसका मूल्य दिसंबर 2017 में 397 यूएसडी पर एमटी से बढ़कर जुलाई 2022 में 945 यूएसडी पर एमटी हो गया था। फिर इसके बाद धीरे धीरे रशिया, सऊदी अरेबिया, केनिया, मोरक्को, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई ने डीएपी प्रोडक्शन को बढ़ाया और इसके कारण बाजार में स्थिरता आनी शुरू हो गई। भारत ने भी चीन और बेलारूस के रास्ते बंद होने के बाद उर्वरक का आयात रशिया, सऊदी अरेबिया, मोरक्को और कनाडा जैसे देशों से शुरू कर दिया। हालांकि चीन के बाजार से दूर होने के बाद डीएपी कीमतें उछाल पर थी, जिससे भारत को डीएपी के आयात में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसके साथ साथ भारत ने डीएपी फर्टिलाइजर के इस संकट के दौर में अपने पड़ोसी देशों की भी मदद करने का फैसला लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने नेपाल को 1.2 लाख टन यूरिया और 50,000 टन डीएपी का निर्यात किया। इसी तरह अन्य 5300 टन डीएपी भूटान को निर्यात किया। रासायनिक उर्वरक के निर्यात के प्रतिबंध के बावजूद नेपाल के बाद श्रीलंका भारत से यूरिया पाने वाला दूसरा देश बना। एक रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसी देशों को उर्वरक का निर्यात उनकी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन से मदद लेने से रोकने के लिए यह एक रणनीतिक कदम भी है। इस संकट के दौर में भारत के सामने अनेक चुनौतियां थी। इसी बीच डीएपी की किल्लत का निपटारा करने के लिए भारत डीएपी के अल्टरनेट ऑप्शन भी तलाश रहा था, जिससे डीएपी के आयात में हो रहे नुकसान को कम किया जा सके और उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बना जा सके। डीएपी के अल्टरनेट ऑप्शन में एनपीके और लिक्विड डीएपी शामिल है और साथ ही में ऑर्गेनिक खाद को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न योजनाएं देश में तैयार की जा रही थी। 2010 से चली आ रही एनबीएस योजना के अनुसार उर्वरक के दाम को स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार सब्सिडी देती आ रही थी। इस योजना के तहत निरंतर सब्सिडी में बदलाव किया गया ताकि वैश्विक स्तर पर डीएपी के दाम बढ़ने के बाद भी देश में डीएपी के दाम को स्थिर रखा जाए। सब्सिडी की बढ़ोतरी की वजह से वैश्विक स्तर पर डीएपी का मूल्य बढ़ने के बाद भी देश में डीएपी उचित मूल्य पर ही बिकता रहा। सरकार ने किसानों तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने के लिए 2011 में डीपीटी की शुरुआत की। फिर बाद में 2016 में इसका विस्तार किया गया और ट्रायल के तौर पर 17 जिलों में इसे लागू किया गया। सफल ट्रायल के बाद मार्च 2018 में इसे पूरे देश में लागू किया गया। डीबीटी 2.0 योजना के तहत रिटेलर को कंप्यूटर से जोड़कर फर्टिलाइजर बेचने का काम दिया, जिससे सरकार के पास ये आंकड़े उपलब्ध हो पाए कि किस राज्य और शहर में कितना फर्टिलाइजर बेचा जा रहा है। सरकार ने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए 24 अगस्त 2022 को वन नेशन वन फर्टिलाइजर में सुधार किया। इसमें शर्तें रखी गई कि देश के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनियों को कट्टे के तीसरे हिस्से पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना यानी कि पीएमबीजेपी का लोगो लगाना अनिवार्य होगा। सरकार डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विकल्प के तौर पर एनपीके को प्रयोग करने पर जोर दे रही थी। एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम है। इसमें नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटासियम 16% होता है, जबकि डीएपी में नाइट्रोजन 18% होता है और फास्फोरस 40% होता है।
इसलिए माना जाता है कि जो डीएपी का एक बैग यानी कि एक कट्टा प्रयोग होता है, वहां एनपीके का 1.5 यानी कि 1.5 कट्टा प्रयोग होता है। इसके साथ साथ नैनो डीएपी को भी बढ़ावा दिया जा रहा था ताकि किसी तरह से डीएपी की किल्लत को कम किया जा सके। नैनो डीएपी फसलों के लिए उपलब्ध नाइट्रोजन और फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत है। इसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होता है। नैनो डीएपी 50 किलो बैग की तुलना में 500 ml बोतल आती है। इसकी कीमत 600 रुपये होती है। भारत वर्तमान में डीएपी की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में उर्वरक का आयात करता है। वहीं गुजरात के कलोल में उत्पादित घरेलू स्तर पर नैनो डीएपी को डीएपी की जगह प्रयोग करने पर सलाह दी जा रही है। भारत में डायमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी उर्वरक के लिए मुख्य कच्चा माल रॉक फॉस्फेट और सल्फर है। रॉक फॉस्फेट डीएपी सहित फास्फोटिक उर्वरकों के लिए बुनियादी कच्चा माल है। भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मसूरी सिकलाइन में रॉक फॉस्फेट के भंडार हैं। इसका उपयोग फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया करके डीएपी बनाया जाता है। भारत ने डीएपी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाए हैं और इनके लिए बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे हम जल्द से जल्द फर्टिलाइजर के बाजार में आत्मनिर्भर बन सकें। अपने किसानों की सुरक्षा के प्रयास में भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को 2014-15 में 73,067 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2022-23 में 2,54,799 करोड़ रुपए तक कर दिया था। अब हम एक नजर आंकड़ों की ओर डालते हैं और देखते हैं कि सरकार के बयान जिसमें बोला गया था कि डीएपी की कहीं कोई कमी नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है। भारत के डीएपी खपत की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डीएपी की खपत साल दर साल में बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में डीएपी का प्रोडक्शन 38.99 एलएमटी था, जो दिसंबर 2022 तक घटकर 31.80 एलएमटी रह गया। वहीं बात करें आयात की तो 2018-19 में डीएपी का आयात 66.02 एलएमटी था, जो दिसंबर 2022 तक घटकर 53.18 रह गया था। वहीं बात करें खपत की तो 2018-19 में 87.35 एलएमटी था, वहीं दिसंबर 2022 में बढ़कर 92.33 हो गया था। तो बात हो गई पूरे देश की आंकड़ों की। अब हम इस मुद्दे को और आसानी से समझने के लिए एक नजर डालते हैं कुछ राज्यों के रिपोर्ट पर, क्योंकि समस्याएं स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा रहती हैं। डीएपी की मांग और खपत को आसान भाषा में समझने के लिए हम 2018, 21 और 2024 में खरीफ और रबी की फसल के समय में जून और अक्टूबर महीने के सरकारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जून 2018 में हरियाणा की तरफ से 83,804.42 एमटी की मांग रखी गई थी, जबकि सरकार की तरफ से 71,733.05 एमटी ही उपलब्ध हो पाया। वहीं बात करें राजस्थान की तो जून 2018 में 1,32,975.34 एमटी की मांग रखी गई थी, जबकि सरकार की तरफ से 94,072.45 एमटी ही मिल पाया। जून 2021 में हरियाणा की तरफ से 80,000 एमटी की मांग रखी गई थी, जबकि सरकार की तरफ से 64,720.96 एमटी ही उपलब्ध हो पाया। वहीं बात करें राजस्थान की तो जून में 60,000 एमटी की मांग रखी गई थी, जबकि सरकार की तरफ से 91,240.0 एमटी उपलब्ध करा दिया गया। जून 2024 में हरियाणा की तरफ से 70,000 एमटी की मांग रखी गई थी, जबकि सरकार की तरफ से हरियाणा को 49,520.82 एमटी ही उपलब्ध हो पाया। वहीं बात करें राजस्थान की तो जून 2024 में 1,20,000 एमटी की मांग रखी गई थी, जबकि सरकार की तरफ से 62,048.15 एमटी ही मिल पाया। वहीं बात करें रबी की फसल के समय अक्टूबर 2018 में हरियाणा की तरफ से 1,10,000 एमटी की मांग रखी गई थी, जबकि सरकार की तरफ से 10,06,933.66 एमटी ही उपलब्ध कराया गया। वहीं बात करें राजस्थान की तो अक्टूबर 2018 में 90,000 एमटी की मांग रखी गई थी, जबकि सरकार की तरफ से 1,24,724.04 एमटी उपलब्ध कराया गया। अक्टूबर 2021 में हरियाणा की तरफ से 1,10,000 एमटी की मांग रखी गई थी, जबकि सरकार की तरफ से हरियाणा को 94,012.16 एमटी उपलब्ध कराया गया। वहीं बात करें राजस्थान की तो अक्टूबर 2021 में 1,50,000 एमटी की मांग रखी गई थी, जबकि सरकार की तरफ से 88,670.22 एमटी ही मिल पाया। सितंबर 2024 में हरियाणा की तरफ से 60,000 एमटी की मांग रखी गई थी, जबकि सरकार की तरफ से हरियाणा को 64,708.06 एमटी उपलब्ध कराया गया।
वही बात करें राजस्थान की, तो सितंबर 2024 में 90,000 एमटी की मांग रखी गई थी, जबकि सरकार की तरफ से 74,311.45 एमटी ही मिल पाया। किसानों की माने तो डीएपी की मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है, जबकि सरकारी आंकड़े इसके विपरीत नजर आ रहे हैं, जिसमें साल दर साल डीएपी की मांग राज्य सरकार द्वारा कम रखी जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप डीएपी की आपूर्ति साल दर साल कम होती जा रही है, जिसके कारण डीएपी की कीमत बढ़ती जा रही है। सभी रिपोर्ट्स को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोरोना काल में डीएपी का प्रोडक्शन कम होने पर और चीन ने डीएपी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद वैश्विक स्तर पर डीएपी के दामों में बढ़ोतरी के कारण कालाबाजारी शुरू हो गई। वहीं कहीं कहीं ये भी देखने को मिला है कि राज्य सरकार की मांग से ज्यादा डीएपी मिला है और कहीं मांग से कम डीएपी मिला है। डीएपी का सही वितरण न होने के कारण कालाबाजारी की और अधिक हवा मिल गई, जिसके कारण कालाबाजारी की वजह से डीएपी की किल्लत बहुत अधिक बढ़ गई। हम बात करें इसके भविष्य की, तो यह सब कुछ डिपेंड करेगा डीएपी के कच्चे माल के दामों पर और चीन के निर्यात की योजना पर। यदि भविष्य में चीन पहले की तरह डीएपी का निर्यात करता है तो डीएपी के दाम भी कम हो जाएंगे और इसकी किल्लत का भी समाधान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डीएपी की किल्लत की जो समस्याएं थी उसके पीछे क्या वजह रही और इसका क्या कुछ समाधान हो सकता है, इस तरह की सभी बातें समझ आ गई। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।